अध्याय 6। कब्रों के बीच साष्टा। साष्टा नंगे पांव पंजों के बल छत पर फुर्ती से दौड़ रहा था। उसके पैरों तले छत तप रही थी। उसने सामने वाली दीवार पर चढ़ने में बस कुछ ही सेकंड लगाए और जब वो कोने तक पहुंचा तो खुद को एक संकरी बदबूदार गली में झांकते पाया। दीवार के बाहर कूड़े का ढेर था, जैसा कि कोरन ने बताया था। नीचे कूदने से पहले उसने जल्दी से चारों ओर नजर दौड़ाई ताकि दिशा का अंदाजा लगा सके। लगता था अब वह उस टापूनुमा पहाड़ी की चोटी पार कर चुका था जिस पर ताशवान बसा है। सब कुछ उसके सामने ढलान की तरह नीचे की ओर जा रहा था। एक के ऊपर एक समतल छतें जो शहर की उत्तरी दीवार की बुर्जियों और कंगूरों तक फैली थी। उसके परे नदी थी और नदी के उस पार एक छोटी सी ढलान पर बगीचे थे। लेकिन उससे भी आगे जो चीज थी उसे देखकर साष्टा की आंखें फैल गईं। एक विशाल पीले स्लेटी रंग का फैलाव, शांत समुद्र की तरह समतल, मीलों दूर तक फैला हुआ। और उसके उस पार नीले रंग के ऊंचे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ थे जिन पर शिखर बर्फ से ढके थे। रेगिस्तान, पहाड़, साष्टा ने मन में सोचा। वह कूड़े के ढेर पर कूदा और संकरी गली में जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ने लगा। ये गली आगे जाकर एक चौड़ी सड़क में खुल गई जहाँ कुछ लोग थे। कोई भी एक फटेहाल लड़के को नंगे पांव दौड़ते देखकर हैरान नहीं हुआ। फिर भी जब तक साष्टा मुड़कर उस सड़क तक नहीं पहुंचा जहाँ सामने शहर का मुख्य द्वार दिख रहा था, उसका दिल धुकधुकाता रहा। यहाँ लोगों की भीड़ थी, कुछ धक्का मुक्की भी हुई क्योंकि बहुत से लोग बाहर निकल रहे थे। द्वार के उस पार जो पुल था वहां भीड़ धीरे धीरे सरक रही थी, मानो कोई पंक्ति हो। पुल के दोनों ओर साफ बहता पानी था और शहर की गर्मी, बदबू और शोरगुल के बाद वहां की ताजगी बहुत सुकूनदायक लग रही थी। जैसे ही शाश्ता पुल के पार पहुंचा, भीड़ धीरे धीरे इधर उधर बिखरने लगी। सब लोग या तो बाईं ओर या दाईं ओर नदी के किनारे चलने लगे। शाश्ता सीधे उस रास्ते पर बढ़ा जो बहुत इस्तेमाल में नहीं लगता था, बगीचों के बीच से होकर जाता था। कुछ ही कदमों में वह अकेला हो गया और थोड़ी ही दूर पर वह उस ढलान की चोटी तक पहुंच गया। वहां जाकर वह ठिठक गया। ऐसा लगा मानो वह दुनिया के छोर पर आ गया हो। घास एकदम अचानक खत्म हो गई थी और आगे फैला था बस अनंत रेत, जैसे समुद्र का किनारा, पर थोड़ा खुरदुरा क्योंकि वह कभी भीगी नहीं थी। सामने दूर पहाड़ थे और वह पहले से भी ज्यादा दूर लग रहे थे। साश्ता की राहत का ठिकाना नहीं रहा जब उसने बाईं ओर 5 मिनट की दूरी पर उन कब्रों को देखा जिनका वर्णन ब्री ने किया था। बड़े बड़े पत्थर के गुंबद जो विशाल मधुमक्खी के छत्ते जैसे लग रहे थे, बस थोड़े पतले। वे बिल्कुल काले और डरावने लग रहे थे क्योंकि सूरज अब उनके पीछे डूब रहा था। उसने पश्चिम की ओर मुंह किया और कब्रों की ओर दौड़ पड़ा। वह अपनी आंखों को पूरी तरह घुमा रहा था कि शायद कहीं उसके दोस्त दिख जाएं। हालांकि डूबते सूरज की तेज रोशनी में कुछ दिखाई देना मुश्किल था। वैसे भी, उसने सोचा, वो लोग जरूर सबसे आखिरी वाली कब्र के उस पार होंगे, न कि इस तरफ जहां शहर से कोई भी उन्हें देख सकता है। वहां कुल मिलाकर 12 कब्रें थीं। हर एक में एक छोटी सी मेहराबदार दरवाजा था जो घोर अंधकार में खुलता था। वे यूं बेतरतीब ढंग से बिखरी थी कि हर एक के चारों तरफ घूमकर देखना मुश्किल था। साश्ता को यही करना पड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रेगिस्तान की उस सीमा पर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था और अब सूरज पूरी तरह डूब चुका था। अचानक उसके पीछे कहीं से एक भयानक आवाज आई। साश्ता का दिल उछल पड़ा और वह चीखने से खुद को रोकने के लिए अपनी जीभ काट बैठा। अगले ही पल उसे समझ में आया कि ये ताशबान के फाटक बंद होने की घोषणा करने वाला बिगुल था। डरपोक मत बनो साश्ता, उसने खुद से कहा। ये वही आवाज है जो तुमने सुबह सुनी थी। मगर सुबह वह आवाज उसे दोस्तों के साथ अंदर बुला रही थी और अब वही आवाज उसे अकेले बाहर बंद कर रही थी। अब जब फाटक बंद हो गए थे वह समझ गया कि उसके दोस्त आज रात उससे नहीं मिल पाएंगे। या तो वे ताशबान में ही बंद रह गए हैं, उसने सोचा, या फिर मुझे छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। ये तो बिल्कुल उसी तरह की बात है जो अराविस कर सकती है, पर ब्री ऐसा नहीं करेगा। नहीं करेगा, है ना? इस बारे में साश्ता एक बार फिर गलत था। अराविस जरूर घमंडी थी और कभी कभी कठोर हो सकती थी, लेकिन वह एकदम सच्ची थी, फौलाद जैसी मजबूत निष्ठा वाली। वह कभी किसी साथी को बीच रास्ते में ना छोड़ती, चाहे उसे वो पसंद हो या ना हो। अब जबकि साश्ता जान गया था कि उसे रात अकेले बितानी है और अंधेरा तेजी से गहराता जा रहा था, वह उस जगह को देखकर पहले से ज्यादा असहज महसूस करने लगा। वे विशाल मौन पत्थर की आकृतियां उसे बेचैन करने लगी थीं। वह बहुत समय से मन ही मन प्रेतों और भूतों का ख्याल दबा रहा था, लेकिन अब और नहीं रोक सका। अरे अरे बचाओ! वह अचानक चीख पड़ा क्योंकि ठीक उसी समय उसे अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हुआ। ऐसे माहौल में, ऐसी जगह, और जब आप वैसे डरे हुए हो तो अगर कुछ पीछे से आकर छू जाए तो डरकर चीख पड़ना गलत नहीं है। साश्ता इतना डर गया था कि भाग भी नहीं पाया।
किसी अनदेखी डरावनी चीज के पीछे पीछे पुरानी कब्रों के चक्कर लगाना उससे नहीं हो पाता। उसने जो किया वह सबसे समझदारी भरा काम था। उसने पलट कर देखा और उसका दिल राहत से भर गया। जो चीज उसे छुई थी वह बस एक बिल्ली थी। अब रोशनी इतनी कम हो चुकी थी कि साश्ता बिल्ली को ठीक से नहीं देख पा रहा था, सिवाय इसके कि वह बड़ी थी और बेहद गंभीर लग रही थी। वह बिल्ली ऐसी लग रही थी जैसे सदियों से इन कब्रों में अकेली रह रही हो। उसकी आंखें कुछ ऐसा बताती थी मानो वह कई रहस्य जानती हो, लेकिन उन्हें कभी जाहिर ना करे। पूसी, पूसी, साश्ता ने धीरे से कहा। शायद तुम बोलने वाली बिल्ली नहीं हो। बिल्ली ने उसे पहले से भी ज्यादा गंभीर निगाहों से घूरा। फिर वह मुड़ी और चलने लगी, और जाहिर है साश्ता उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह उन कब्रों के बीच से होते हुए रेगिस्तान की ओर ले गई और वहां बैठ गई, पूरी तरह सीधी, पूंछ पंजों के चारों ओर लिपटी हुई, चेहरा रेगिस्तान और नार्निया की दिशा में, एकदम स्थिर, मानो किसी दुश्मन की प्रतीक्षा कर रही हो। साश्ता उसके पास जमीन पर लेट गया, अपनी पीठ बिल्ली की ओर और चेहरा कब्रों की ओर करके। जब दिल घबराया हो तो डर की दिशा में मुंह करके लेटना और अपनी पीठ के पीछे कुछ गर्म और जीवित महसूस करना बहुत सुकून देता है। रेत शायद तुम्हें ज्यादा आरामदायक ना लगे, लेकिन साश्ता तो हफ्तों से जमीन पर ही सोया था। उसे तो अब फर्क ही नहीं पड़ता था। जल्दी ही वह सो गया। हालांकि सपनों में भी उसका मन ब्री, अराविस और हुइन के बारे में ही सोचता रहा कि आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा। अचानक उसकी नींद एक अजीब सी आवाज से खुली, ऐसी जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। शायद ये कोई बुरा सपना था, उसने खुद से कहा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि बिल्ली उसकी पीठ से गायब है, और उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर भी वह चुपचाप लेटा रहा, आंखें भी नहीं खोली, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसके सामने बैठकर चारों ओर देखा तो डर और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हम में से कोई कंबल सिर पर ओढ़ कर पड़े रहना पसंद करता। मगर तभी वो आवाज फिर आई, रेगिस्तान की तरफ से, एक तीखी कर्कश चीख। अब तो साश्ता को आंखें खोलनी ही पड़ी और वह उठकर बैठ गया। चांदनी तेजी से चमक रही थी। कब्रें, जैसा उसने सोचा था, उससे कई ज्यादा बड़ी और पास दिख रही थी। चांद की रोशनी में धूसर दिखाई दे रही थी। सच कहें तो वे डरावनी लग रही थी, जैसे विशालकाय मनुष्य हो जिन्होंने भूरे लबादे ओढ़ रखे हो, जो सिर से पैर तक ढके हो। किसी अनजान जगह पर अकेले रात बिताते समय ऐसी आकृतियों का पास होना बिल्कुल भी दिल को नहीं भाता। लेकिन आवाज तो उस ओर से नहीं बल्कि विपरीत दिशा, रेगिस्तान से आई थी। अब साश्ता को कब्रों की ओर पीठ करनी पड़ी, जो उसे पसंद नहीं आया, और सीधे रेगिस्तान की ओर देखने लगा। वह चीख दोबारा गूंजी। उम्मीद है ये फिर से कोई शेर नहीं है, साश्ता ने सोचा। असल में ये आवाज उस शेर की दहाड़ जैसी नहीं थी जो उसने उस रात सुनी थी जब उनकी मुलाकात हुइन और अराविस से हुई थी। ये तो गीदड़ की चीख थी, मगर साश्ता को ये नहीं पता था, और भले उसे पता होता तब भी वह किसी गीदड़ से मिलने का शौक नहीं रखता। अब चीखें बार बार आने लगी। एक से ज्यादा है, जो भी हो, साश्ता ने सोचा, और वे पास आ रहे हैं। अगर वह पूरी तरह समझदार लड़का होता तो शायद वापस कब्रों के पार नदी की ओर भाग जाता, जहां मकान थे और जंगली जानवरों के आने की संभावना कम थी। मगर फिर वहां थे, या कम से कम उसे लगता था कि थे, भूत, पिशाच और गूल। कब्रों के अंधेरे द्वारों को पार करना मतलब किसी भी अज्ञात चीज का सामना करना। ये शायद बचपना था, लेकिन साश्ता को लगा कि वह जंगली जानवरों का खतरा मोल ले सकता है, पर उन कब्रों का नहीं। फिर जैसे जैसे आवाजें पास आती गईं, उसका मन बदलने लगा। वह भागने वाला था कि तभी अचानक उसके और रेगिस्तान के बीच में एक विशाल जीव छलांग लगाता हुआ आ गया। चूंकि चांद उसके पीछे था, वह पूरी तरह काला लग रहा था। साश्ता को ये नहीं पता चला कि वह क्या था, बस ये समझ आया कि उसका सिर बहुत बड़ा और झबरा था, और वह चार पैरों पर चलता था। उसने शाश्ता पर ध्यान नहीं दिया, बस एक पल रुका, रेगिस्तान की ओर मुड़ा और इतनी जोर से दहाड़ा कि उसकी आवाज कब्रों में गूंज उठी और रेत तक थर्रा उठी। बाकी जानवरों की आवाज एकदम बंद हो गई। साश्ता को ऐसा लगा जैसे उसने भागते कदमों की आवाज भी सुनी। अब वह बड़ा जानवर साश्ता की ओर मुड़ा और उसे देखने लगा। ये शेर है, ये जरूर शेर है, साश्ता के मन में आया। अब मेरा काम तमाम। पता नहीं मरना कितना दर्दनाक होता है। काश ये सब जल्दी खत्म हो जाए। क्या मरने के बाद कुछ होता है? ओह, आ रहा है। और उसने आंखें और दांत भींचकर कसकर बंद कर लिए, मगर पंजों और दांतों की जगह उसने महसूस किया कुछ गर्म। उसके पैरों से लगकर लेट गया। जब उसने आंखें खोली तो बोला, अरे ये तो इतना बड़ा भी नहीं है जितना लगा था। ये तो आधे से भी छोटा है। नहीं नहीं, चौथाई जितना भी नहीं है। अरे बाप रे, ये तो वही बिल्ली है। मैं तो सपना देख रहा था कि एक घोड़े जितनी बड़ी है। और चाहे वह सपना था या नहीं, जो अब उसके पैरों के पास लेटी थी और अपनी बड़ी बड़ी हरी स्थिर आंखों से उसे घूर रही थी, वह बिल्ली ही थी। हालांकि ये अब भी शायद साश्ता की जिंदगी की सबसे बड़ी बिल्ली थी। ओ पूसी, साश्ता हाँफते हुए बोला।
तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अभी बहुत डरावने सपने देखे मैंने। और फिर वह वैसे ही लेट गया, पीठ से पीठ सटाकर, जैसे रात की शुरुआत में किया था। बिल्ली की गर्माहट उसके पूरे बदन में फैल गई। अब कभी जिंदगी में किसी बिल्ली के साथ बुरा नहीं करूंगा, साश्ता ने बुदबुदाया, आधी बात बिल्ली से आधी खुद से। एक बार किया था, एक अधमरी दुबली पतली बिलौटी को पत्थर मार दिए थे। ओह छोड़ो, क्योंकि बिल्ली ने पलटकर उसे एक हल्का सा पंजा जड़ दिया था। ऐसा मत करो, साश्ता बोला। वैसे भी तुम मेरी बात समझ तो नहीं सकती। फिर वह धीरे धीरे नींद की गोद में लेट गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो बिल्ली जा चुकी थी। सूरज ऊपर आ चुका था और रेत तप रही थी। साश्ता बहुत प्यासा था। बैठा और अपनी आंखें मली। रेगिस्तान सफेद चमक रहा था और पीछे ताशबान शहर की आवाज आ रही थी। लेकिन जहां वह बैठा था वहां एकदम सन्नाटा था। जब उसने बाईं ओर पश्चिम की ओर देखा ताकि सूरज आंखों में न पड़े, तो उसने रेगिस्तान के पार पर्वतों को देखा, इतने स्पष्ट और पास कि जैसे पत्थर फेंकने भर की दूरी पर हो। उसे खास तौर पर एक नीला पहाड़ दिखा, जिसकी चोटी दो भागों में बटी हुई थी। उसने तय किया कि ये पायर पर्वत ही होगा। कौए ने यही दिशा बताई थी, उसने सोचा। मैं तो इसी की निशानी कर देता हूँ, ताकि जब बाकी लोग आए तो समय बर्बाद ना हो। और उसने अपनी एड़ी से रेत में एक गहरा सीधा निशान खींचा, सही दिशा में, पायर पर्वत की ओर। अब अगला काम साफ था, कुछ खाने और पीने का इंतजाम करना। साश्ता कब्रों के बीच से वापस गया। अब वे उसे बिल्कुल सामान्य लग रही थी और वह सोचने लगा कि वह उन सब से कभी डरा कैसे। फिर वह नदी किनारे की हरी भरी जमीन की ओर नीचे उतर आया। वहां कुछ लोग थे, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि शहर के द्वार कई घंटे पहले खुल चुके थे और सुबह की भीड़ अंदर जा चुकी थी। इसलिए ब्री की भाषा में कहें तो उसे थोड़ी सी लूटपाट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसमें एक बगीचे की दीवार फांदना शामिल था और नतीजा रहा 3 संतरे, एक खरबूजा, 2-4 अंजीर और एक अनार। इसके बाद वह नदी किनारे गया, लेकिन पुल के बहुत पास नहीं, और वहां से पानी पिया। पानी इतना ताज़ा और मीठा था कि उसने अपने गर्म मैले कपड़े उतारे और नदी में छलांग लगा दी। आखिरकार साश्ता समुद्र के किनारे पला बड़ा था, इसीलिए उसे तैरना उतनी ही जल्दी आया था जितनी जल्दी चलना। जब वह पानी से बाहर आया तो घास पर लेट गया और पानी के उस पार ताशबान शहर को देखने लगा, उसकी भव्यता, ताकत और रुतबे को निहारते हुए। लेकिन उसी क्षण उसे शहर के खतरों की याद भी आई। अचानक उसे एहसास हुआ कि जब वह नहा रहा था तब शायद उसके साथी कब्रों तक पहुंच चुके हों, और हो सकता है कि मुझे छोड़कर आगे भी निकल गए हों। ये सोचते ही वह बुरी तरह घबरा गया और इतनी तेजी से भागा कि जब वह वहां पहुंचा तो फिर से पसीने पसीने और प्यासा हो गया। मतलब उसकी सारी ताजगी फिर से उड़न छू हो गई थी। जैसा कि अक्सर होता है जब आप अकेले हो और किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, वह दिन मानो 100 घंटे लंबा लगता था। सोचने के लिए उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन बस यूं ही अकेले बैठकर सोचना बहुत थका देने वाला होता है। उसने नार्निया वासियों के बारे में सोचा, खासकर कोरेन के बारे में। उसे सोच सोच कर बुरा लग रहा था कि जब वे लोग ये जानेंगे कि जो लड़का सोफे पे पड़ा सब रात सुन रहा था वो असली कोरेन नहीं था, तो वे उसे कितना बड़ा धोखेबाज समझेंगे। इसने भले लोग और उन पर इतना गलत शक। सूरज धीरे धीरे आकाश के शिखर तक चढ़ा और फिर उसी धीमेपन से पश्चिम की ओर ढलने लगा, और ना कोई आया न कुछ हुआ। तो साश्ता की बेचैनी बढ़ती गई, और अब उसे ये भी समझ में आया कि जब उन्होंने तय किया था कि वे कब्रों पर मिलेंगे तो कितनी देर तक इंतजार करेंगे, ये किसी ने नहीं कहा था। मैं जिंदगी भर तो यही नहीं बैठा रह सकता। जल्दी ही फिर अंधेरा हो जाएगा और पिछली रात जैसी एक और रात आएगी। उसके दिमाग में एक के बाद एक कई योजनाएं घूमने लगीं, सभी बुरी और बेकार। आखिरकार वह सबसे बेवकूफी भरे विचार पर अटक गया। वह अंधेरा होते ही वापस नदी किनारे जाएगा, जितने खरबूजे उठा सकता है उठाएगा, और फिर अकेले ही पार पर्वत की ओर निकल पड़ेगा, सिर्फ उसी दिशा के सहारे जो उसने सुबह रेत पर अपने पैरों से खींची थी। ये एक पागलपन भरा विचार था। अगर उसने रेगिस्तान यात्रा पर वैसी ही किताबें पढ़ी होती जैसी तुमने पढ़ी हैं, तो वह ऐसा सपने में भी नहीं सोचता। पर साश्ता ने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी। लेकिन सूरज डूबने से पहले कुछ हुआ। साश्ता एक कब्र की छाया में बैठा था। तभी उसने ऊपर देखा और दो घोड़े उसकी ओर आते दिखे। उसका दिल उछल पड़ा, क्योंकि वह उन्हें पहचान गया। ब्री और हुइन थे। लेकिन अगले ही पल उसका दिल जैसे पैरों में जा गिरा। अराविस कहीं नहीं दिख रही थी। घोड़े एक अजनबी आदमी के हाथ में थे, सज्जित और सशस्त्र, किसी अमीर खानदान के ऊपरी नौकर जैसा लगने वाला आदमी। ब्री और हुइन अब बोझ उठाने वाले घोड़े की तरह नहीं दिख रहे थे, बल्कि उन्हें काठी और लगाम पहनाई गई थी। और ये सब क्या था?
ये तो जाल है, साश्ता ने सोचा। जरूर अराविस पकड़ी गई होगी। शायद उस पर जुल्म हुआ हो और उसने सब कुछ बता दिया हो। अब वे मुझे बाहर निकालने और ब्री से बात करने को उकसा रहे हैं ताकि मुझे भी पकड़ लें। और अगर मैं बाहर नहीं निकला तो शायद मेरा उनके पास पहुंचने का आखिरी मौका चला जाएगा। काश मुझे पता होता कि क्या हुआ है। वह कब्र के पीछे दुबक गया। हर कुछ मिनट में झांक कर देखता रहा और सोचता रहा, कौन सा रास्ता कम खतरनाक है।